सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ वंश ऑफ एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है निष्ठा वर्मा, जिनकी निमसेट 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है 76। ये रैंक इन्होंने भैया सिर्फ 5 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ निकाली है। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि इतने कम टाइम की प्रिपरेशन में हम लोग निमसेट को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो निष्ठा आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि इतने कम ड्यूरेशन के टाइम में इन्होंने इतनी अच्छी रैंक को अचीव करा है। इनको एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इनसे इनकी इंट्रोडक्शन के साथ। उसमें हम लोग इनसे पूरी इनकी जर्नी जानेंगे, साथ ही आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगी कि किस तरह से यार आप इतनी अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। सो हाय निष्ठा। Hi Namit. Hello everyone. I am Nishtha Verma. I am from मोतिहारी बिहार। मैंने अपना ग्रेजुएशन लास्ट ईयर किया, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स यहीं से महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार से। मैंने लास्ट ईयर निमसेट नहीं दिया था, मुझे आइडिया नहीं था निमसेट के बारे में कि इसके थ्रू हम लोग एनआईटी में जाके एमसीए कर सकते हैं। तो मुझे दिसंबर के अराउंड पता चला और मैंने फेब से शुरू किया सीरियसली पढ़ना निमसेट के लिए। राइट निष्ठा, तो जैसे तुमने बताया यार कि तुम्हारे को अवेयरनेस नहीं थी कि मतलब निमसेट जैसा एक एग्जाम भी और उससे हमारे को एनआईटी मिल सकता है। तो फिर तुम्हारे को मतलब क्या पाथ मिला, मतलब तुम्हारे को किसने गाइड करा कि भाई निमसेट एग्जाम तुम्हारे को देना चाहिए, या तुम्हें कैसे पता लगा निमसेट एग्जाम के बारे में? एक्चुअली टीसीएस में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, तो मैं उसका ही वेट कर रही थी, पर कोविड के वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो फिर मैं ऐसे ही एमसीए और एमबीए के एग्जाम्स के बारे में सर्च कर रही थी गूगल पे। फिर वहाँ से मुझे पता चला निमसेट के बारे में। तो फिर उसके बाद मैंने सिलेबस देखा इसका, तो इसमें मैथ्स था और मैथ्स 12th में भी मैंने अच्छे से पढ़ रखा था और मैथ्स में मुझे मज़ा आता था शुरू से। और 600 मार्क्स का था इसमें मैथ्स, 60% कवर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए है, तो फिर मैंने शुरू किया इसका प्रिपरेशन। राइट निष्ठा, तो सबसे पहले तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी रैंक के लिए कि तुम्हारी AIR 76 आई है थैंक यू। और आपको सूरत का मिला है। तो जैसे ये बात जैसे तुमने बोली कि मैथ्स के बारे में, तो यार ये एक बहुत एडवांटेज रहता है कि मतलब 60% सिलेबस मैथ्स है। और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर सिर्फ कोई बंदा मैथ्स ही अटेम्प्ट कर ले पूरी अच्छे से, तो उसको एक पक्का ही टॉप 5 एनआईटी में सीट मिल जाती है। तो इसके बाद तुम्हारा हम चाहेंगे कि तुम अपनी स्ट्रेटेजी को बताओ कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी। मतलब तुम्हारे को दिसंबर में एग्जाम के बारे में पता लगा, तो स्टार्टिंग में तुमने सेल्फ स्टडी करी थी, तो उसमें तुम्हारी क्या अप्रोच थी? तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा इसका और मैंने देखा कि मैथ्स तो सबसे ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है इस एग्ज़ाम का। 600 सिर्फ मैथ्स ही अकेले ले रहा है। तो मैंने स्टार्ट मैथ्स से किया। मैंने सोचा कि कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह तो बाद में भी देख लेंगे। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसे ही रैंडम वीडियोस देखती रहती थी यूट्यूब पे। फिर बाद में बुक को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कौन सा बनाओ, अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बनाओ या फिर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करूँ। फिर मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो फिर मैंने एक ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, फिर फुल लेंथ टेस्ट दिया। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ सही लगा। और मैथ्स के लिए तो मैंने यही किया, बुक मैंने कोई भी फॉलो नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था ज़्यादा। तो टेस्ट से ही जो भी मेरी प्रैक्टिस हुई है वो इसके थ्रू ही हुई है। और रीजनिंग के लिए तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा हुआ था। फिर बाद में मुझे वन स्टॉप एमसीए के बारे में पता चला, तो मैंने इस पर देखा तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा ऐसे फोकस करने को बोल रहे थे। तो मैंने रीजनिंग तो जो भी किया मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लेकर अभी तक के किए थे। और कंप्यूटर भी मैंने ज़्यादा कुछ लास्ट टाइम पे पढ़ा था और इंग्लिश के लिए तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ऐसा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान मैंने मैथ्स पे ही दिया था और बुक तो मैंने कोई भी सॉल्व नहीं की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट। राइट। तो इस वजह से मतलब बच्चों को ये लगता है कि तुमने लास्ट 5 मंथ्स में तैयारी करी, उसमें भी तुम्हारे को फिर लगा कि तुम्हारे को मतलब कोई हेल्प चाहिए, तो तुमने एक सब्सक्रिप्शन ले ली, वहाँ तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को तुम्हारे को और तुम्हारे को उनके मॉक टेस्ट मिल गए। तो मेरा यही मतलब क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि 5 मंथ्स के अंदर हमसे नहीं हो पाएगा, कि हम एक टॉप 5 एनआईटी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत बच्चे इस चक्कर में ड्रॉप भी दे देते हैं। तो तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने वो जो 5 मंथ्स उसको मैनेज कैसे करा, मतलब कितना टाइम तुम सेल्फ स्टडी पे देते थे, कितना टाइम तुम रिवीजन पे देते थे? तो शुरू जब मैंने किया तो मैं तो बहुत क्लास करती थी, फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता था। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ क्लास के चक्कर में रहूँगी तो फिर खुद का तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, और सिर्फ क्लास के चक्कर में जो रहता है उनका निकलता भी नहीं है। सबको तो सेल्फ स्टडी करनी होती है, कोचिंग वाले बच्चों को भी खुद से तो पढ़ना ही होता है। तो फिर शुरू में थोड़ा मैं बुक्स और क्लास ये सब के चक्कर में ज़्यादा रहती थी। फिर बाद में मैंने जो भी जितना भी पढ़ा था उसको मैनेज करना शुरू किया कि इतना टाइम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतना टाइम मुझे उसे रिवाइज करना है, इतना टाइम
मुझे टेस्ट देना और इतना टाइम उस टेस्ट का एनालिसिस करना है, तो इसे मैंने डिवाइड कर दिया था। और डेली ऐसा कोई मैं शेड्यूल फॉलो नहीं करती थी, ऐसा था कि मैं इस वीक में ये सारी चीज़ कर लूँगी, इस वीक में इतना सिलेबस कवर कर लूँगी। तो मैंने वीकली जो भी अपना प्लान बनाया तो उसी अकॉर्डिंग मैंने किया था। अगर इस टाइम इसमें टाइम की बात करें तो कितना टाइम मतलब तुम अप्रोक्सीमेटली सेल्फ स्टडी को देती थी और कितना टाइम पेपर सॉल्विंग को देती थी? सेल्फ ऐसा मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं था। मैं सेल्फ स्टडी तो 4 आवर्स देती थी और टेस्ट तो डेली ही मैं देती थी। सबसे ज़्यादा मैंने टेस्ट ही दिया है और मैंने जब शुरू किया प्रिपरेशन तब से ही मैं टेस्ट दे रही हूँ। तब से लेकर मैंने अगस्त तक एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक मैंने टेस्ट दिया है। तो मैं सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर्स करती थी और उसमें रिवीजन प्रैक्टिस जो भी था और उसके अलावा 2 घंटे टेस्ट तो मैं देती ही थी डेली। राइट निष्ठा, एक और चीज होती है, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, थोड़े से किसी गाइडेंस में भी होते हैं, तो हमारे कभी कभी ना डीमोटिवेशन हो जाती है। जैसे कि तुम्हारे साथ ये भी था कि तुम्हें पहले एग्जाम के बारे में पता नहीं था, फिर तुमने अपने टीसीएस का भी छोड़ा और एक तरह से एक ड्रॉप भी दिया कि तुम पहले पेपर नहीं दे रहे थे, तो तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टमेंट ही थी, तो तुम्हारे को भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड डर लगा होगा। तो बच्चों को ये बहुत ज्यादा होता है, तो फिर तुमने उससे कोप अप करने के लिए क्या करा? हाँ, ये चीज़ तो बहुत बार दिमाग में आता था कि काफ़ी कम टाइम बचा है मेरे पास, काफ़ी लोग हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से। तो बार बार डिमोटिवेशन हो जाता था दूसरों के मार्क्स और रैंक वगैरह को भी देखकर। पर फिर मैं इसे ओवरकम करती थी क्योंकि मैंने पहले भी मेरा 1 ईयर गैप हो गया था, तो मुझे लगता था कि अब तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो वो डिमोटिवेशन खुद से ही आपको भगाना होता है, आप जैसे भी दूर करो। तो फिर जब भी मुझे थोड़ा डिमोटिवेटेड फील होता था, तो तुमने भी काफ़ी इंटरव्यूज डाल रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें देख लेती थी, सबकी जर्नी देखती थी, तो मुझे थोड़ा सही लगता था, मतलब फिर से कॉन्फिडेंस आने लगता था। राइट तो यही सब था जिससे मैंने डिमोटिवेशन अपना दूर किया। राइट इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे तुम तैयारी कर रहे थे, तो एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोल और एक बुक्स का रोल, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स और बुक्स का रोल कितना रहता है? तो मैं इस पे चाहूंगा कि तुम इसमें एक थोड़ा सा डिटेल बच्चों को बताओ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें या कितने कितने उनको सॉल्व करें। तो इस पे मैं चाहूंगा कि जैसे तुमने मतलब लास्ट टाइम में तैयारी करी, तुमने बोला कि मैंने बुक्स इतनी सॉल्व नहीं करी, तो तुमने इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है? हाँ, तो शुरू में तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि मैं कौन सा बुक सॉल्व करूँ, ना करूँ, पर टाइम इतना था नहीं। अगर मैं आर डी शर्मा करने बैठती भी तो मैं दोबारा से रिवाइज़ कर नहीं पाती, क्योंकि आप कोई भी बुक एक बार सॉल्व करोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको वो 1-2 बार करना पड़ेगा, तभी सारे क्वेश्चंस पे अच्छे पकड़ बनेगी आपकी। तो फिर मैंने बाद में ये दिमाग से निकाला कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आर डी शर्मा कर लेंगे उनका हो जाएगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। तो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की है टेस्ट से ही, मेरा जितना भी प्रैक्टिस हुआ वो टेस्ट के थ्रू ही हुआ है। पहले मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दिया करती थी और बाद में फिर मैं फुल लेंथ देती थी। फुल लेंथ एक्चुअली शुरू में भी देती थी, पर बाद में डेली देना मैंने शुरू कर दिया था फुल लेंथ। तो शुरुआत मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट से करी और बाद में फिर फुल लेंथ पे आए। और मैथ्स के लिए भी मैंने कोई बुक नहीं ली, और रीजनिंग तो मैंने जितना भी किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू किया है। 2008 से लेकर अभी तक का जितना भी था मैंने रीजनिंग किया था, और मैंने 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, अच्छे से कर रहे हैं। पहले तो टॉपिक वाइज मैंने उन्हें 2 बार किए और 2 बार मैंने फुल लेंथ भी किए हैं। सारे टेस्ट मैंने दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। राइट, तो जैसे अभी तुमने बताया कि तुमने प्रीवियस पेपर्स को 3-4 बार सॉल्व करा है, तो मैं यार वही, जैसे मैं भी मेरी भी यही था कि वास्तव में कि मैं ये कहता था कि मैंने भी कभी जैसे निष्ठा ने बताया कि मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी है, कोई बुक रेफरेंस के लिए नहीं ली, तो सेम मेरे साथ भी यही था कि मैंने भी कोई रेफरेंस बुक नहीं ली थी। पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि जैसे निष्ठा बता रही है कि 3 से 4 बार उसने सॉल्व करा है, फिर वही मैंने 5 से 6 बार करा था। तो आप जितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हो ना, उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आप भैया कॉन्सेप्ट के साथ फैमिलियराइज होते हो कि भाई किस कॉन्सेप्ट पे निम से तुमसे पेपर पूछ रहा है, क्योंकि भैया कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस ही रहते हैं जिनके अराउंड भाई एक पेपर रिवॉल्व हो रहा होता है हर साल पे, तो आपको उससे तो पैटर्न क्लियर होता है। दूसरा, आपको भैया पेपर देने का जो तरीका होता है कि भैया मेरे को कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो जब आप 3-3, 4-4 बार देते हो तो इससे आपका बेस बिल्ड होता है। तो इससे ये बात मेरे को तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज से, ताकि सिस्टम को सबको हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट ये रहेगा रिवीजन के बारे में। जैसे मैं बोलता हूँ कि रिवीजन इज आवर फर्स्ट लव, कि रिवीजन तो तुम्हारा करना ही करना है। तो तुम्हारी लास्ट मंथ की जो रिवीजन स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? हाँ, तो लास्ट के 1 मंथ तो मैंने कोई भी क्लास नहीं करा था। जितना भी मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं था कि मेरा 100% सिलेबस हो गया था। मेरे भी कुछ चैप्टर्स छूटे हुए थे, जैसे कि
बायनोमियल कॉम्प्लेक्स ये सब मैंने छोड़ दिए थे। 80 to 90% ही मेरा सिलेबस कवर हुआ था, पर मैंने सोचा कि अब लास्ट मोमेंट पे मैं उन्हें कवर करने नहीं बैठूंगी, जितना भी मैंने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करूंगी, क्योंकि रिवीजन सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने लास्ट के 1 मंथ तो पूरा ही रिविजन किया, जो भी टेस्ट में जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने होते थे या फिर जो गलत हुए होते थे उन्हें मैंने टिक करके रखा हुआ था पहले से। तो जो भी लास्ट के 1 मंथ में मैंने उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस किया है, 2 बार 3 बार सारे क्वेश्चंस को किया था लास्ट मंथ में, तो मैंने ऐसे ही रिवीजन किया था। तो लास्ट के 1 मंथ सिर्फ रिवीजन और न्यू टेस्ट मैं देती थी। राइट। तो यार आपके सामने देखो नेक्स्ट एक लाइव एग्जांपल है कि आप 5 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप बुक्स भी तरह फॉलो नहीं कर रहे हो। बस एक चीज जो नेक्स्ट के अंदर दिख रही है भैया, वो है कंसिस्टेंसी और एक रिवीजन वाला पार्ट। जैसे उन्होंने बताया कि भैया जो भी पेपर्स थे जो मुझसे गलत होता था मैं उनको यूज करती थी, उनको मैंने मार्क करके रखा हुआ था और उनके क्वेश्चन को मैंने बार बार सॉल्व करा। तो इससे ये जो होता है, ये बार बार सॉल्व करने की हैबिट, तो यार जो हमारे से क्वेश्चन नहीं बन पाते उनका एनालिसिस हमारे को हेल्प करता है कि कैसे हम उस चीज को समझे, और जब हम वो चीज समझ लेते हैं तो यार वो एक ही क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है ना, वो 2-3 अलग अलग जगह पे हम लोग लगा पाते हैं। तो नेक्स्ट आप सबके सामने भाई लाइव एग्जांपल है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन एग्जांपल है कि आप इतनी कम टाइम में भी इतना अच्छे रैंक अचीव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम चाहेंगे कि तुम अपने मतलब बच्चों को एक बार अपनी जर्नी शेयर करो कि तुम्हारी 2021 पेपर की क्या जर्नी थी, पेपर देख के तुम्हारा कैसा मतलब रिएक्शन था, कि मतलब टफ लगा, तुम्हें इजी लगा, और तुम्हारे कितने राइट रॉन्ग थे, अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेटली याद हो कितने मार्क्स थे तुम्हारे पेपर। तो मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो सेंटर पे तो मैं काफ़ी पहले चली गई थी, ताकि एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचना भी सही नहीं होता है। तो मैं चली गई थी और बस यही सोच रही थी कि किस तरह का पेपर आ सकता है, 2020 जैसा, 19 जैसा मेरे दिमाग में ये चल रहा था, पर मैंने किसी से डिस्कस किया नहीं ये सब चीज़, बस मन में ही चल रहा था। फिर जाके जब मेरा पेपर शुरू हुआ तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वो सॉल्व हो गया, सेकंड किया, वो भी सॉल्व हो गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया कि चलो बनने लगेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कुछ कुछ नहीं भी हो रहे थे, हो भी रहे थे, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, स्किप करना चाहिए इसे, अगर मैं अटक गई तो फिर तो हो गया, आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो जो जो बन रहा था वो मैं बनाते जा रही थी, जो जो नहीं बन रहा था स्किप करते जा रही थी, बिल्कुल भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था। लेकिन जो रॉन्ग क्वेश्चंस आ गए थे उन्हें मैंने बना लिया था, पर फिर बाद में लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है या क्या है, मतलब ऑप्शंस में भी थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा। बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ अलग तो नहीं है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा मतलब टाइम वेस्ट कर दिया था। पर फिर फर्स्ट राउंड में मैंने सारा मैथ्स में जो जो बन रहा था वो मैंने किया, रीजनिंग का पार्ट किया, कंप्यूटर का किया, इंग्लिश का किया। फिर सेकेंड बार मैं आके फिर से मैथ्स शुरू किया, फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो भी क्वेश्चन आया था वो मैंने सॉल्व किया, मैथ्स का, रीजनिंग का, और कंप्यूटर इंग्लिश का तो मेरा फर्स्ट राउंड में जो जो आ रहा था वो मैंने कर लिया था। फिर से मैंने जब मैथ्स और रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चंस जो भी थोड़े टाइम टेकिंग थे वो मैंने कर लिए, फिर से मैं आके मैथ्स पे टाइम दिया मैंने आके, तो उसमें भी मेरे 2-3 क्वेश्चंस बन गए थे। तो मेरे मैथ्स में 41 क्वेश्चंस बने थे, जिसमें 3 गलत हुए थे। रीजनिंग में 31 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें उसमें 4 गलत हुए थे। कंप्यूटर में तो इस बार अलग ही आ गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मैंने 4 ही अटेम्प्ट किया था, तो मेरा 1 गलत था, और इंग्लिश में मैंने 8 अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा एक ही गलत था। राइट नेस्टा, तो तुम्हारे अगर अप्रॉक्स मार्क्स तुम बताओ तो कितने रहे होंगे अप्रॉक्स मार्क्स? 660 के आसपास स्कोर होना चाहिए, राइट? 664 1000 में। ओके, तो 664 मार्क्स बने थे। तो निश्चय ने यार तुम्हारे को एक बिल्कुल डिटेल चीज बताई कि पेपर का अप्रोच कैसे करना है। जैसे उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में वो सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए, फिर उनको फर्स्ट राउंड में समझ आए, और उसके बाद वो पूरा पेपर एक बार देखने के बाद दोबारा से उन क्वेश्चंस पाएंगे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। तो यही एक चीज होती है जो टॉपर्स अलग करते हैं तुम लोगों से, क्योंकि पढ़ाई सबकी सेम होती है, सिलेबस सबका सेम होता है, अप्रोच सबकी सेम होती है। बस बात ये होती है कि तुम पेपर को किस एटीट्यूड से देने जा रहे हो। तो इसने जैसे बताया कि उसने इजी क्वेश्चंस को पहले करा, तो यही मतलब उसकी जो सक्सेस जर्नी थी उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट उसने पॉइंट प्ले कर दिया कि वो पैनिक नहीं करेगी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, तो वो बाद में आई जब वो ऑलरेडी पूरे पेपर को एक बार देख चुकी थी। नेक्स्ट ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप रहेगी बच्चों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि वन स्टॉप एमसीए का तुम्हारी जर्नी में क्या रोल रहा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर साइंस सीरीज के बारे में, तुमने उसके लिए वन स्टॉप एमसीए को फॉलो करा है, तो मैं चाहूंगा कि तुम जूनियर्स को बताओ कि क्या रोल रहा तुम्हारा वन स्टॉप एमसीए के साथ। क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी नहीं, तो मैंने वन स्टॉप एमसीए से ही मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, तुमने काफ़ी बेसिक से समझाया हुआ था, तो मैंने सारे जो भी क्लासेस थे वो मैंने अच्छे से देख रखे थे, और मैंने बताया कि जब भी मैं डिमोटिवेटेड होती थी तो मैं जो भी तुमने इंटरव्यू डाल रखे थे वो मैं देख लेती थी, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता था, सबकी जर्नी देख के अच्छा फील होता था। और तुमने काफ़ी कम टाइम में मतलब इतनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है।
थैंक यू सो मच। सही है वो भी। यही हमारा एम है कि मतलब जैसे जो लोग कनेक्टेड नहीं रह पाते, जिन लोगों को सेल्फ स्टडी में दिक्कत आती है, तो उसी के साथ मतलब वो लोग जुड़े और उसका जब एक कम्युनिटी बन जाती है तो सबको हेल्प होती है। सब तुम बता रहे हो कि तुम्हारे को इससे हेल्प मिली और कॉलेज रिव्यूज वीडियोस से तुम्हारे को ऐसे मोटिवेशन मिली है, तो ये बहुत ही मतलब हमारे एंड के लिए भी बहुत हाँ, और एक टाइम आया था कि टेस्ट के जो भी मैं टेस्ट दे रही थी उसके मतलब मार्क्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अटक गए थे, मतलब 500 550 के आगे बढ़ ही नहीं रहा था। फिर तुम्हारा मैंने वो टेस्ट एनालिसिस वाला भी देखा था कि एक अलग से कॉपी में लिख के रखना कि कौन से टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो भी मैंने ट्राई किया था, तो उससे मेरा 50-60 मार्क्स मतलब टेस्ट में फिर पढ़ने लगा था। राइट। तो वो सबको जरूर देखना चाहिए, वो सच में काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। राइट सर, थैंक यू सो मच। टेस्ट एनालिसिस करना मैंने तुमसे ही सीखा, वो वीडियो मैंने देखा तो। राइट, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम लोग 2020 और 2022 के बच्चों के लिए भी रोड मैप लेके आए हुए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी निष्ठा से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। मैं निष्ठा का जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप निष्ठा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। निष्ठा, मैं ये चाहूंगा कि तुम बच्चों को मतलब 2022 और 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करो कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब 250 डेज अप्रॉक्स का टाइम हमारे पास बचा है पेपर के लिए। तो उनके लिए तुम्हारी क्या मतलब गाइडेंस होगी कि तुम उनको कैसे मतलब बोलोगे कि यार तुम ये अपनी मोटिवेशन बनाओ और इससे तुम पढ़ाई कर सकते हो। अगर किसी ने पहले से शुरू कर दिए प्रिपरेशन, तो फिर सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, उसे अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करो ही, और टेस्ट तो डेली ही दो, एग्जाम के लास्ट टाइम तक टेस्ट दो और अच्छे से एनालिसिस करो। और किसी ने अभी तक नहीं शुरू करी है तो वो भी पैनिक मत करो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कम टाइम में निकाला है, तो अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वो करो। सेल्फ स्टडी तो खैर बहुत ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। क्लास के चक्कर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होता है, पर अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं आ पा रही है पढ़ाई करने में, या फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, या खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं है, पर फिर भी कर सकते हो, क्योंकि इतना भी टफ लेवल एग्जाम नहीं है कि तुम नहीं निकाल सकते अभी से स्टार्ट करोगे तो। बस तुम्हें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ये देखो कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिपीट हो ही जाएंगे सब क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें भी प्रैक्टिस करो। सिलेबस में जो भी है वो 80 to 90% सिलेबस कवर करो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मैथ्स रीजनिंग के, और कंप्यूटर इंग्लिश भी करो। उसके लिए तो लास्ट के 1 मंथ भी सफिशिएंट है आई गेस। और बस रिवीजन करो, टेस्ट, तो यही दोनों चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है। राइट। तो यार आप निष्ठा के इंटरव्यू से मतलब बहुत सारे अच्छे की पॉइंट्स ले सकते हो। सबसे पहले रिवीजन का, उसके बाद पेपर सॉल्विंग का, उसके बाद किस तरह से उन्होंने भी अपनी अप्रोच बनाई थी, ये कुछ मेजर की पॉइंट्स है जो आप निष्ठा से सीख सकते हो। तो निष्ठा, थैंक यू सो मच इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए और इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर NIT सूरतगढ़। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अब यहाँ से मतलब जर्नी शुरू होगी तो ये बहुत ही आगे तक जाएगी। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people